नमस्कार। सीएनबीसी आवाज पर इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा से एक ऐसा विधेयक पास करवाया है जिसके लिए वर्षों से मशक्कत चल रही थी और जब हम आगे जाके देखेंगे तो शायद इतिहास में कि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर इसे देखा जाएगा। जेटली साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले सवाल इस वक्त यही आ रहा है कि लंबी मशक्कत हुई इस पर और तरह तरह की अड़चनें आती थी। हर पार्टी सामने से कह रही थी कि हम इसके लिए राजी हैं। वो क्या बाधा थी, उन्हें कैसे दूर किया आपने? देखिए, इसमें दो प्रक्रिया थी और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी राज्यों की। और अगर आप गणित भी देख लें तो एनडीए के पास 13-14 राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से वो चर्चा के बाद इसके समर्थन में आए। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, जिन 7-8 राज्यों में वो सरकार में हैं, वो सभी राज्य ऐसे हैं जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, जहां मैन्युफैक्चर पैदावार कम होता है और उनको लगता था कि हमें इससे लाभ होगा, हमारा राजस्व इससे बढ़ने वाला है। वो इसके समर्थन में आए। और अगर गणित देख लें तो इन दोनों के मिलने से 2/3 बहुमत राज्यसभा में बन जाता था। लेकिन हम फिर भी विभाजन से इसको पारित नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के राज्यों को भी इसको लागू करना है। तो 1-2 सेशंस लगे इसमें कुछ परिवर्तित करना, कुछ काम कांग्रेस के जो सुझाव थे उसको अकोमोडेट करना, लेकिन बिल के ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन ना हो। और उसी वजह से ये सर्वसम्मति से पारित हो पाया। इस सर्वसम्मति पे आपने जोर दिया, ये साफ दिख रहा था, क्योंकि नंबर्स के आधार पे आप इसको दबाव बना के पास कराना चाहते तो आपके पास दूसरे रास्ते थे। लेकिन वो सर्वसम्मति बनने में कुछ ऐसा लगा कि थोड़ी देर लगी है। देखिए, लोकतंत्र की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन अंत में कई बार निर्णय बहुत विलंब हो जाता है लोकतंत्र में। लेकिन आज तक 1991 से लेकर आज तक 25 वर्ष रिफॉर्म के हुए हैं। एक बिल ऐसा बता दीजिए जो रुक गया हो। विलंब जरूर हुए लेकिन रुका कुछ नहीं कभी। और ये भारत की राजनीति की एक मैच्योरिटी है कि उसका स्वभाव प्रदर्शित करता है। अब जो इस वक्त सबसे गंभीर सवाल उठ रहा है, जो बार बार उठा है, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट का कई बार जिक्र हुआ और दो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि क्या रेट 24% के आसपास होगा या 18% के आसपास होगा। देखिए, आज मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल का है। और काउंसिल के साथ सहायता करने के लिए विशेषज्ञ भी होंगे। अब कितना राजस्व चाहिए राज्यों को और केंद्र को, आज की परिस्थिति जो है, जितना टैक्सेशन है वो तो गति में कम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम, सर्विसेज में थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। लेकिन कम होते हुए भी इतना आना चाहिए कि जिससे राज्य अपना खर्चा और अपने विकास कार्यों को ना रोकना पड़े। क्या इस बात की संभावना देख सकते हैं कि वो रेट 18% के आसपास हो भी सकता है? देखिए, मैं संभावनाओं पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये रुपए आना पाई गिनने का विषय है और गिनने के बाद उसका हिसाब लगाने का विषय है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस रेट को एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के नाते उनको लगता है इसमें लोकप्रियता है कि जितना कम रेट होगा अच्छा है। लेकिन इतना कम हो गया तो ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकारें कहें कि इस रेट पे हम शासन नहीं चला पाएंगे। तो अब जब आप अंतिम फैसला करेंगे तो वो प्योर आर्थिक कंसिडरेशंस पर होगा या राजनीति भी उसमें कोई भूमिका निभा सकती है? देखिए, मूलतः आर्थिक कंसिडरेशंस पे ही होगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कितनी जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि आप बातचीत में कहते रहे हैं और देश में एक तरह से माहौल है कि जनता जीएसटी को अब एक साकार देखना चाहती है, तो कितनी जल्दी हम जीएसटी को होते हुए देखेंगे? अब आगे का रोड मैप अगर आप... कुछ समय तो लगेगा। अभी तो ये लोकसभा से पारित होगा, उसके बाद असेंबली इसको रेटिफाई करेंगी, उसके बाद इसके ड्राफ्ट बिल्स अब पारित होंगे और जितनी टेक्निकल कंसिडरेशंस है, रेट की, व्यवस्थाओं की, प्रक्रिया की, वो सारी होंगी। आईटी नेटवर्क बनेगा। इसमें स्वाभाविक है कुछ समय तो लगेगा और हम प्रयास करेंगे कि जितना कम समय लग सकता है उतना लगे। तो जो आपका लक्ष्य है वो आपको लग रहा है कि अभी पूरा? हमें प्रयास करना चाहिए उसी लक्ष्य के लिए। एक दूसरी चीज जो अभी
चर्चा में आ गई है कि जो महंगाई का दर है वो टारगेट 4% के आसपास रखा जाए। और ये समय है जब हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जा रहे हैं, अपनी आर्थिक पॉलिसी, आखिरी पॉलिसी लाने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रघुराम राजन जा रहे हैं लेकिन उनके विचार रहेंगे। देखिए, आरबीआई की जो पॉलिसी हमेशा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना, ये उनके मूल उद्देश्यों में से एक होता है। और वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते थे, सरकार ने उसको लक्ष्य को आज नोटिफाई किया है। और मुझे लगता है कि अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है तो उसका एक स्वाभाविक लाभ आम आदमी को भी होता है और ब्याज दर कम करने में भी होता है। और जब ब्याज दर कम होती है तो स्वाभाविक है कि जिन सेक्टर्स में अर्थव्यवस्था को चुनौतियां मिल रही हैं वहां थोड़ा सा उठाव आता है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं बहुत सारे, उनका कहना है कि ये रेट 5% से नीचे का टारगेट देखना दबाव बनाता है अर्थव्यवस्था पर। देखिए, ये रेंज है 4 नहीं 4 ± 2 जी। तो लोअर रेंज और ऊपर रेंज अगर आप देख लें तो एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है। तो आपको एक बड़ा श्रेय दिया जाता है जेटली साहब इस समय कि आपने तमाम तरह के सब्सिडीज पर अटैक किया, उनको कम किया और उसकी वजह से महंगाई पर एक दबाव बना है। देखिए, सब्सिडीज हमने समाप्त नहीं की, लेकिन जो आधार का बेस बनाया उसकी टारगेटिंग की कि गरीब और डिजर्विंग आदमी को मिलती रहे, और जो पैसे वालों को सब्सिडी मिलती थी वो हटे। और मैं मानता हूं कि जिसको अनसंग सक्सेस कहते हैं, कि जिसकी प्रशंसा बहुत नहीं होती लेकिन वो सच में काबिले तारीफ है, अगर इस सरकार ने एक काम किया है कि पिछले 25 साल से सब्सिडी रैशनलाइजेशन एक नारा बन चुका था, हम उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चिंता खड़ी होती है कि जब आप सब्सिडीज कम करते हैं, महंगाई पर दबाव बनाते हैं, तो उसके साथ ग्रोथ पर भी दबाव बनता है। नहीं, देखिए, ग्रोथ पर दबाव नहीं बनेगा। कारण यह है कि सब्सिडीज गरीब आदमी के लिए रहेंगी। जो अनफेयर सब्सिडीज थी, जो अनडिजर्विंग लोगों को जाती थी, वो राजस्व सरकार के हाथ में आ जाता है और सरकार उसको किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में खर्च करने की परिस्थिति में होती है। वो पैसा अनस्पेंड थोड़ी ना रहता है। एक फिर जीएसटी से जुड़ा सवाल है, एक चीज जो आपने की जिसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया कि आपने शुरू के 5 साल तक जो राज्यों का नुकसान है वो केंद्र भरेगा, ये फॉर्मूला दिया जिससे शायद राज्य सरकारें ज्यादातर उनका दिल जीतने में आपको मदद मिली। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है कि अगर शुरू के 2 साल में आप उतना रेवेन्यू रियलाइज नहीं कर पाए जितना दिखता है, तो क्या वो एक अननेसेसरी दबाव दोबारा क्रिएट नहीं करेगा? देखिए, दबाव तो निश्चित रूप से क्रिएट करेगा, लेकिन ये सारे भय वैट के टाइम पे भी थे और उसमें बहुत ज्यादा देना नहीं पड़ा था। और इसलिए जैसे ये अर्थव्यवस्था का बेस बढ़ता है तो उस बेस बढ़ने के साथ राज्यों के भी कलेक्शंस बढ़ेंगे। राज्यों को सर्विस टैक्स लगाने का भी स्टेट जीएसटी में एक अधिकार मिलेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटका, अब बेंगलोर का और मुंबई का सर्विस टैक्स का हिस्सा अगर किसी राज्य सरकार को मिलता है तो वो कॉम्पेंसेट नहीं होगी। चेन्नई का किसी को अगर सर्विस टैक्स का हिस्सा मिलता है तो वो कॉम्पेंसेट नहीं होगी। तो इसके साथ एक दूसरा प्रश्न यह है कि जो चीजें अभी आपने जीएसटी के दायरे में नहीं रखी हैं, लोग देखना तो सभी चीजों को जीएसटी के दायरे में चाहेंगे। देखिए, तो आप कितने समय में आपको लगता है? मैं इसके लिए कोई टारगेट नहीं तय करूंगा, क्योंकि ये राज्यों की एक आम राय के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, अब एक आरबीआई गवर्नर का सवाल है, क्योंकि उनकी आखिरी पॉलिसी आ रही है। नाम भी लगभग आते आते बार बार रुक रहे हैं, कुछ नाम हवा में चल रहे हैं। कब तक हम लोग देख पाएंगे कि आरबीआई के अगले गवर्नर कौन है? निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। जब सरकार निर्णय ले लेगी और समय से पूर्व लेगी तो आपको उसकी जानकारी होगी। अभी तक तो मीडिया नियुक्तियां कर रहा है पिछले 2-3 सप्ताह से। सरकार जब नियुक्ति करेगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैकेनिज्म बन रहा है वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पहले एक कमेटी बनती है टू सिलेक्ट मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑन द एमपीसी, तो वो कमेटी बन चुकी है। शायद आज उसकी पहली मीटिंग भी हुई है।
तो ये कमेटी जो एमपीसी होगी, क्या हम गवर्नर राजन के जाने के पहले इसको देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना, कितनी जल्दी वो मेंबर सेलेक्ट करते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। और नए गवर्नर से आप किस तरह की उम्मीद रखेंगे? देखिए, बैंक्स को चुनौती है, अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है कि जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से इन चुनौतियों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जेटली साहब, एक बहुत बड़ा बिल आपने पास करा लिया है, जीएसटी का बिल, लेकिन इसके साथ एक दूसरा बिल जो लगता है कि या तो ठंडे बस्ते में चला गया है या लोग उसको भूल गए हैं, जिस पर ज्यादा सहमति थी, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। उसकी क्या स्थिति? देखिए, उसके कई आइडियाज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और अभी वो पीछे है। मुझे लगता है कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स एक अपने प्रकार के अब देश के अंदर चल रहे हैं और उपयुक्त समय आने पर डायरेक्ट टैक्सेस को भी और सिंप्लीफाई किया जाए, इस दिशा में सरकार सोचेगी। अभी इस पे कोई टिप्पणी करूं मैं इसकी व्यवस्था में नहीं हूं। तो आज इतने महत्वपूर्ण दिन जब आपने एक ऐतिहासिक विधेयक पास करवाया है, उसके बाद आपने सबसे पहले हिंदी में अपना इंटरव्यू देने के लिए भारत के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज को चुना, इसके लिए आपका शुक्रिया।